हिस्टोलॉजी के जनक बाइकॉट या बिचेट है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिका उत्पत्ति, संरचना व कार्य में समान होती है उत्तक कहलाता है। रक्त पेशीय उत्तक, जाइलम, फ्लोएम आदि हैं। यहाँ से उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाइकॉट ने जंतु शरीर के लिए व एनब्रू हिल ने एनग्रू ने पादप शरीर के लिए किया था। उत्तकों का अध्ययन औद्योगिक कहलाता है। हिस्टोलॉजी के वैज्ञानिक मॉयर ने दिया था। हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना मॉर्सेलो मेलपिगी ने की थी। हिस्टोलॉजी का जनक बिगेट बाइकॉट या बिचेट है। यहाँ से बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। पादपों में बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं जो प्राय मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। जंतु पौधों के अपेक्षा अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसलिए जंतुओं में अधिकांश उत्तक जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। यहाँ से जंतु में उत्तकों के प्रकार। यहाँ जंतु उत्तक की संरचना व कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहले तो उपकला उत्तक रक्षात्मक आवरण बनाने वाले उत्तक होते हैं। यह उत्तक शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं, जैसे त्वचा व ग्रंथियां हैं। यहाँ से संयोजी उत्तक संरचनाओं को जोड़ने का कार्य व शरीर का अवलंबन व सहारा प्रदान करना व शरीर के पदार्थों का परिवहन कार्य करते हैं। यहाँ से इसमें रक्त या अस्थि मज्जा उपास्थि आएगा। पेशीय उत्तक संकुचन व गमन में सहायक होते हैं। कंकाल पेशियां व हृदय पेशियां। ऐसे तंत्रिका उत्तक शरीर के आवेगों का संवहन व शरीर क्रियाओं का नियंत्रण में सहायक है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरोगिलियन कोशिका होती है। यहाँ से उपकला उत्तक, यह उत्तक शरीर में एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करते हैं तथा इस उत्तक में पुनरुद्भवन की उपस्थित अत्यधिक क्षमता होती है। चोट लगने पर मरम्मत का कार्य इसी उत्तक के द्वारा किया जाता है। इस उत्तक की कोशिका एक दूसरे से सटी रहती है, वह अनवरत परत का निर्माण करती है। इन परतों के बीच अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। सभी उपकला उत्तकों में एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उनसे नीचे रहने वाले उत्तकों संयोजी उत्तक से लगी होती है। सरल उपकला उत्तक, यह उत्तक कोशिकाओं में एक स्तर से बना होता है। संयुक्त उपकला या स्तरित उपकला उत्तक, यह उत्तक कोशिकाओं के 2 या 2 से अधिक स्तरों में बना हुआ होता है। शल्की उपकला उत्तक, इस उत्तक में कोशिका अत्यधिक पतली, चपटी व कोमल अस्तर का निर्माण करती है। शल्की उपकला उत्तक से बाहर नाल व मुंह का अस्तर ढका होता है। यह उत्तक मुख्यतः रक्त वाहिकाओं की भित्ति तथा फेफड़ों के वायु कोश कुपिकाओं में पाया जाता है। उस उत्तक के कोशिका फर्श पर लगी टाइल्स के समान चपटी दिखाई देती है, इस कारण इसे पेवमेंट उपकला भी कहा जाता है। घनाकार उपकला उत्तक, यह उत्तक सामान्यतः वृक्कों के नेफ्रॉन के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों के वाहिनियों में पाया जाता है। लार ग्रंथियों व संवेद ग्रंथियों में यह उत्तक पाया जाता है। इस उत्तक का मुख्य कार्य श्रवण व अवशोषण है। यह उत्तक यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। स्तंभाकार उपकला उत्तक, यह अवशोषण और स्त्राव होता है। जैसे आंत के भीतरी अस्तर में वहां लंबी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं मौजूद होती है। यह स्तंभाकार उपकला एपिथीलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती है। यह उत्तक की सतह सूक्ष्मांकुर पाई जाती है, जो मुख्यतः आमाशय, आंत व आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं। यहाँ से कलश कोशिकाएं रूपांतरण। कलश कोशिकाएं आंत के अस्तर में रूपांतरित स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं होती है। पक्षमाभि उपकला मुख्यतः श्वास नलिकाएं और डिंब वाहिनी में पाई जाती है। यह यहाँ से सभी ग्रंथियां उपकला उत्तक की बनी होती है। ग्रंथि विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित करने वाली कोशिका या कोशिकाओं का समूह ग्रंथि है। यहाँ से ग्रंथिल उपकला कुछ स्तंभाकार या घनाकार उपकला कोशिकाओं में स्रावण की विशेषता होती है। ऐसी उपकला को ग्रंथिल उपकला कहते हैं। यहाँ से स्रावण के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये ग्रंथियां नलिकाएं नहीं होती है और इनका उत्पादन हार्मोन में होता है। पश्च पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जिनमें स्रावी नलिकाएं उपस्थित होती है। यह श्लेष्मा, लार, कर्ण, मोम, तेल, दूध, एंजाइम और अन्य कोशिकाएं उत्पन्न करती है। लार ग्रंथियां संवेद ग्रंथियां स्रावित होती हैं। यहाँ से दुग्ध ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां या सीरुमिन्स ग्रंथियां। यहाँ से मिश्रित विषम स्रावी ग्रंथियां। इस प्रकार की ग्रंथियां अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की एक कॉमन ग्लैंड्स में उपस्थित होती है। यह ग्रंथियां हार्मोन व एंजाइम दोनों का श्रवण करती है। अग्नाशय या जनद अंग है यहाँ से इसमें। और मानव त्वचा में संवेद ग्रंथियां एक्राइन प्रकार की होती हैं। मानव में स्तन ग्रंथियां एपोक्राइन प्रकार की होती है और मानव त्वचा में तेल ये ग्रंथियां हेलोक्राइन प्रकार की होती है। श्रावण प्रकृति के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, इन ग्रंथियों में स्रावी कोशिका में स्रावित होने वाले पदार्थ सामान्य विसरण द्वारा बहिकोशिकात्व द्वारा मुक्त होते हैं, अतः स्रवण क्रिया में कोशिका द्रव्य की कोई क्षति नहीं होती। इन ग्रंथियों में स्राव जल के समान तरल होता है। लार ग्रंथियां श्लेष्मा झिल्ली, अश्रु ग्रंथियां संवेदन ग्रंथियां, कलश कोशिका या आंतरीय ग्रंथियां हैं। यहाँ से अपस्रावी ग्रंथियां, इसमें स्रावी कोशिका में स्रावित होने वाले पदार्थ पहले कोशिका के स्वतंत्र सिरे को एकत्र हो जाते हैं, फिर कुछ कोशिका द्रव्य के साथ स्राव के रूप में पृथक हो जाते हैं, अतः
स्रावण की क्रिया कोशिका द्रव्य में आंशिक क्षति होती है। इन ग्रंथियों का स्राव अपेक्षाकृत सांद्र होता है। इसमें स्रंद ग्रंथियां आएंगी, यहाँ से पूर्ण स्रावी ग्रंथियां ये तो एपोक्राइन होगी। एक तो एक्राइन में यहाँ से अंतःस्रावी ग्रंथियां, अपस्रावी में एपोक्राइन आएगी और यहाँ से पूर्ण स्रावी में होलोक्राइन आएगी। इन ग्रंथियों में स्रावी कोशिका स्राव से पूर्ण रूप से भरने के बाद ग्रंथि उपकला के से स्राव पूर्ण रूप से पृथक हो जाता है। स्रवण ग्रंथि कोशिका के द्रव्य में पूर्ण क्षति होती है। इन ग्रंथियों का स्राव अत्यधिक सांद्र होता है। सीबेसियस ग्रंथि तेलीय ग्रंथि होती है। मायोबियम व जायस ग्रंथि है। यहाँ से संयोजी उत्तक जटिल प्राणियों में शरीर में संयोजी उत्तक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। संयोजी उत्तक नाम शरीर के अन्य उत्तकों अंगों से एक दूसरे को जोड़ने व आलंबन के आधार पर दिया गया है। यहाँ से संयोजी उत्तक कोमल उत्तक के से लेकर विशेष प्रकार के उत्तक उपास्थि अस्थिवसीय उत्तक व रक्त सम्मिलित है। यहाँ से संयोजी उत्तक को अवलंबन उत्तक भी कहा जाता है। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती है और अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी हुई होती है। यह अधात्री जेली को तरल सघन व कठोर हो सकती है। धात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार बदलती है। रक्त यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं व प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। यहाँ से प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, हार्मोन व एंजाइम भी पाए जाते हैं। रक्त गैसों, शरीर में पचे हुए भोजन, हार्मोन व उत्सर्जी पदार्थों के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। यह इसमें यहाँ से अस्थि यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। यह उत्तक पंजर के निर्माण कर शरीर का आकार प्रदान करते हैं, मांसपेशियों को सहारा प्रदान करती है। उत्तक हैवर्शियन नलिका भी पाई जाती है। यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कैल्शियम व फास्फोरस से बनी होती है। स्नायु यह उत्तक दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यह उत्तक बहुत लचीला व मजबूत होता है। कंडरा यह भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो अस्थियों व मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत व सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार उत्तक होते हैं। यहाँ से उपास्थि यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसमें ठोस अधात्री प्रोटीन व शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों को जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ व श्वास नली में उपस्थित होती है। यह और अंतराली एरिओलर संयोजी उत्तक यह उत्तक त्वचा व मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर नसों में अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर खाली जगह में भरता है। यहाँ से आंतरिक अंगों में सहारा प्रदान करता है। उत्तकों की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। वसामय एडिपोज संयोजी उत्तक यह उत्तक मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। यह उत्तक कोशिकाओं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर उत्तक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। यह उत्तक की कोशिकाएं वसा में गोलिकाओं से भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक तापरोधी का कार्य करती है। पेशीय उत्तक यह एक प्रकार का संकुचनशील उत्तक है। पेशीय उत्तक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार गति करता है। सामान्यतः शरीर की सभी गतियां पेशीय प्रमुख भूमिका निभाती है। साक्रोमियर को पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यहाँ से पेशी उत्तकों के प्रकार रेखित पेशी, कंकाल पेशी है यहाँ से, और अरेखित पेशी चिकनी पेशी या हृदय पेशी है। रेखित पेशी या कंकाल पेशी में आएगा। यह पेशियां कंडरा के द्वारा अस्थियों से संलग्न रहती हैं। इन पेशियों की गति जीव की इच्छानुसार होती है। इस कारण इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। यह पेशियां हल्के व गहरे रंगों की एक के बाद एक रेखाएं व धारियां पाई जाती है जिन पर इसे रेखित पेशी भी कहा जाता है। इस उत्तक में कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित व बहुकेंद्रित होती है। हाथ और पैर की पेशियां हैं। यहाँ से इन पेशियों में गति या संकुचन पर नियंत्रण प्राणी की इच्छानुसार नहीं होता है। इस कारण इन्हें अनिच्छी पेशियां भी कहा जाता है। यह उत्तक की कोशिकाओं में लंबी व नुकीले सिरे वाली तर्कु रूपी एक केंद्रीय होती है। यह पेशियां मुख्यतः रक्त नलिका, आंख की पलक, आहार नाल, श्वास नली, मूत्रवाहिनी व मूत्राशय की भित्ति में पाई जाती है। आहार नली में भोजन का प्रवाह है और रक्त नलिका का प्रसार इसी उत्तक के द्वारा होता है। हृदय पेशी यह पेशियां केवल हृदय की मांसल दीवार में पाई जाती है जो हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी है। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार व संकुचन करती रहती है। इन पेशियों में स्वतः उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। हृदय की केशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली व एक केंद्रीय होती है। हृदय पेशियां कभी नहीं थकती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन संग्रहित हेतु मायोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। सदैव वायवीय श्वसन करता रहता है। यह भी रेखित व अनिच्छिक प्रकार की पेशियां होती है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका व न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक कोशिका द्रव्य होते हैं। इसमें लंबे पतले जैसे बालों जैसी शाखाएं निकलती है जिसे डेंड्रॉइड्स कहते हैं। यह एक लंबा प्रवर्धन निकलता है
जिसे एक्सॉन कहा जाता है। यह कोशिका जैसी संरचना है जिससे केंद्रक या कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसे साइटोन या कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यह संवेग को विद्युत आवेग में बदलती है। यहाँ से तंत्रिका ऊतक शरीर में तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाओं का निर्माण करती है। परिस्थितियों में परिवर्तित अवस्थाओं में प्रति शरीर अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। यह ऊतक दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन्स आवेगों का संचरण हेतु विशेषीकृत होती है। तंत्रिका प्रावधानों के आधार पर न्यूरॉन तीन प्रकार के होते हैं। पहले तो एक ध्रुवीय, प्राणियों की भ्रूणावस्था में पाई जाती है। द्विध्रुवीय, यह आंख के रेटिना, घ्राण उपकला, अंतःकरण व स्वाद उपकला में पाई जाती है। बहुध्रुवीय तंत्रिका, यह मस्तिष्क व मेरुरज्जु में पाई जाती है। न्यूरोग्लियस कोशिका, यह कोशिका मुख्यतः मस्तिष्क व मेरुरज्जु में पाई जाती है। यह कोशिका तंत्रिका का मुख्य सहारा व सुरक्षा प्रदान करती है। इन कोशिकाओं की संख्या न्यूरॉन्स की अपेक्षा 10 गुना अधिक होती है। तंत्रिका ऊतक का आयतन के अनुसार आधे से ज्यादा हिस्सा बनाती है। यह कोशिका तंत्रिका ऊतक के पोषण और उत्सर्जन में सहायक होती है। पादप ऊतक में विभोजी ऊतक और उभयस्थायी ऊतक। विभोजी ऊतक में कोशिकाएं विभाजित होती रहती है। शीर्षस्थ विभोजक, पार्श्वीय विभोजक और अंतर्विशिष्ट विभोजक। स्थायी ऊतक में इस ऊतक में कोशिका के विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसमें सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक, यह एक ही प्रकार की कोशिका से बने ऊतक होते हैं। इनका कार्य सुरक्षा व सहारा प्रदान करना है। जिसमें मृदुतक, स्थूल कर्णोतक और दृढ़ोतक। मृदुतक में पेरेन्काइमा है, स्थूल कर्णोतक में कोलेनकाइमा है और दृढ़ोतक में स्क्लेरेनकाइमा है। जटिल ऊतक, यह इस ऊतक का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से होता है। संवहन का कार्य, इसमें जाइलम में वाहिका, वाहिनिका, जाइलम, पेरेन्काइमा और जाइलम रेशे है। एक आता है फ्लोएम में चलनी कोशिका, चलनी नलिका, फ्लोएम रेशे, सहचरी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा है। यहाँ से विभोजक ऊतक में है। यहाँ से इसकी वृद्धि करते हुए पादपों भागों में पाए जाते हैं। जैसे तने व जड़ों के शीर्ष व पार्श्वीय कैम्बियम की स्थिति के आधार पर विभोजक तीन प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभोजक, पार्श्वीय विभोजक और अंतर्विशिष्ट विभोजक। शीर्षस्थ में यह ऊतक तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है। इसकी लंबाई में वृद्धि करता है। यहाँ से पार्श्वीय विभोजक कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है। इसकी मोटाई में वृद्धि करता है। यह और अंतर्विष्ट में आएगा। यह ऊतक पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व संधियों में पास पाए जाते हैं। यह इन भागों की वृद्धि करता है। विभोजक ऊतक की विशेषता, इसमें कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। सेल्यूलोज की बनी पतली कोशिका भित्ति होती है। कोशिका द्रव्य सघन व काफी मात्रा में पाया जाता है। इसमें ऊतक की कोशिका में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यह ऊतक रसधानी में नहीं पाए जाते हैं। लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं पैदा करती है। यहाँ से स्थायी ऊतक, यह विभोजक ऊतक से उत्पन्न होते हैं। लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं। इनका आकार, आकृति, मोटाई निश्चित होती है। यह जीवित व मृत दोनों प्रकार के होते हैं। स्थायी ऊतक की कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं होती है। आकृति व संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और मृदुतक। पेरेन्काइमा स्थायी आएंगे, सरल स्थायी आएंगे। यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से बना होता है। जैसे एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। तीन प्रकार के होते हैं इसमें मृदुतक, इसके तीन प्रकार। इसमें मृदुतक आएगा। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यह कोशिकाओं सरल प्रकार की व पतली कोशिका भित्ति वाली होती है। इसमें यह जीवित कोशिकाएं होती है और इस प्रकार के ऊतक की कोशिका के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ऊतक पौधों में सभी भागों में उपस्थित जड़, तना व पत्ती में होता है। यह प्राय भोजन का भंडारण का कार्य करता है और पौधों में अपशिष्ट पदार्थ, गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को इकट्ठा करता है। मृदुतक कोशिकाओं का रूपांतरण क्लोरेनकाइमा हरित मृदुतक है। यह पेरेन्काइमा कोशिकाओं को क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो वे हरे रंग के केरेन्काइमा कहलाती है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए भोजन बनाती है। यह कोशिकाओं, पत्तियों व नवजात तनों के बाह्य आवरण में पाई जाती है। एरेन्काइमा वायुतक, यह पेरेन्काइमा कोशिकाओं के मध्य अन्य कोशिकीय स्थान बढ़ जाता है तो अंतः कोशिकीय स्थान में वायु भर जाती है, वह एरेन्काइमा कहलाती है, जिससे पौधे हल्के हो जाते हैं। यह गुण पौधों में उत्प्लावन बल कहते हैं। यह अधिकतर जलीय पौधों में पाया जाता है। और इंडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका, यह मृदुतक की कोशिकाएं टेनिन, तेल, कैल्शियम, ऑल्जिलेस्ट के रवे जैसे पदार्थ, रेफाइड्स आदि को संचित करने में विशिष्ट होती है। जैसे जलकुंभी में पर्णवृत्त में है। कोलेनकाइमा स्थूल कर्णोतक, यह पौधों में लचीलेपन का गुण इसी ऊतक के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती व तना में बिना टूटे लचीलापन लाता है। यहाँ से इन ऊतक की कोशिकाओं में पतली कोशिका भित्ति व जीवित कोशिकाएं होती है। इन ऊतक की कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय स्थान बहुत कम या अनुपस्थित होते हैं। इन ऊतक कोशिकाओं में स्थूल कणों में सेल्यूलोज व पेक्टिन का जमाव के
कारण मोटी होती है। यह एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में शर्करा व स्टार्च का निर्माण करता है। ऐसे स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ोतक यह उत्तकों पौधों को कठोर व मजबूत बनाता है। इसकी यह कोशिकाएं लंबी व पतली होती है। कोशिकाओं में जीव द्रव्य रहित व मृत होती है। उत्तक कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है, प्राय इतनी मोटी होती है कि कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है इसमें। यह तने में, संवहन बंडल में, समीप पत्ती शिराओं में तथा बीजों में, फलों में, कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। नारियल के रेशेयुक्त छिलकों में भी यह उत्तक पाया जाता है। यह उत्तक नाशपाती व नख के फलों में गुद्दे में मिलने वाली कर्णिकाओं इसी उत्तक की बनती है। यह उत्तक पौधों में भागों को मजबूती प्रदान करता है। एपिडर्मिस पौधों के सभी भाग में जैसे पत्तियों, फूल, जड़, तने सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। ये क्यूटिकल से ढकी होती है। क्यूटिकल में एक सतह मोम के समान पदार्थ होती है। एपिडर्मिस कोशिकाओं को स्रावित किया जाता है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक अपघात व परजीवी कवक के प्रवेश में पौधों की रक्षा करती है। अधिकतर पौधों में पत्तियों के एपिडर्मिस के साथ साथ सूक्ष्म छिद्र स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा दो गार्ड कोशिकाएं पाई जाती है। जड़ों में एपिडर्मिल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों में कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है व पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों में बाहरी सतह पर एपिडर्मिस को क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप किया जाता है, जिसमें वाष्पोत्सर्जन के रूप में पानी हानि कम होती है। एपिडर्मिस के कार्य पौधों में सुरक्षा प्रदान करना। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, जिससे पौधा झुलसने से बच जाता है। स्टोमेटा द्वारा गैसों में आदान प्रदान में सहायता व वाष्पोत्सर्जन होता है। कॉर्क पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने के परिधि में उपस्थित उत्तक द्वितीयक विभेदक कॉर्क में बदल जाती हैं। इन कोशिकाओं में भित्ति सुबेरिन के जमाव के कारण मोटी होती है। कार्क कोशिकाएं जल व गैस दोनों के प्रवाह को रोकती है। कॉर्क झटकों व चोट से पौधों को बचाता है। यह बहुत हल्का, जल रोधक, संपीड्य होता है। कॉर्क का मुलायम, कुचालक व झटके सहने के कारण पदार्थ के रूप में किया जाता है। यहाँ से जटिल स्थायी उत्तक। यह उत्तक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसमें जाइलम व फ्लोएम है। यहाँ से यह दोनों मिलकर संवहन उत्तक बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन उत्तक जटिल पौधों की विशेषता है, जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। जाइलम यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वाहिकाएं या वाहिनिकाएं हैं, जिसमें वाहिनिकाएं की कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसमें कई परिपक्व कोशिका मृत होती है। वाहिनिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इसके द्वारा पानी व खनिज लवण को ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। जाइलम पैरेन्काइमा, इसका कार्य भोजन का संग्रहण करना है। जाइलम फाइबर रेशे, इसका मुख्य कार्य पौधे को सहारा व दृढ़ता प्रदान करना है। फ्लोएम यह 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलनी कोशिका व चालनी नलिका है। यह चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिका होती है। सहचर साथी कंपोनियन कोशिका, इसमें विशेष पैरेन्काइमा की कोशिकाएं लंबी, संकरी, सघन, जीव द्रव्य व बड़े केंद्रक वाली होती हैं। इन कोशिकाओं में छिद्रित कोशिका भित्तियां नहीं होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा यह कोशिका भोजन के संग्रहण व धीमी गति से उनका संवहन करती है। फ्लोएम रेशे ये स्क्लेरेनेमा में रेशे दृढ़ प्रदान करती है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर शेष सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है।